मारना बड़ा विषय नहीं है, पर अगले आने वाली पीढ़ी गुलाम ना बन जाए, कायर ना बन जाए, उसे बचाना जरूरी है। क्योंकि समाज में एक दूसरे की साथ देने की भावनाएं जो है, एक दूसरे के साथ चलने की जो भावनाएं हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती, वो दिखाई नहीं देती। और जब तक भावनाएं दिखाई नहीं देगी तब तक हमारा और हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। इस पूरी दुनिया में सच को कहने की हिम्मत किसमें थी? बुद्ध और बुद्ध के संग में हिम्मत थी सच को सच कहने की। एक दूसरे के भीतर अपने होने का विश्वास पैदा कर दो कि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं, जब तक रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे सुख में भी तेरे दुख में भी। मैं कह रहा हूं इंसान को इस दिन तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम से आपको एक नई चेतना, जो महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर अपने पूरे जीवन काल में दी है, उस चेतना से आपका भी उद्धार हो जाए। एक शब्द में समझना कि कार्यक्रम मनोरंजन मात्र नहीं है। हां, कार्यक्रम को एक रूप देने के लिए मनोरंजन माध्यम हो सकता है, पर हम अधिकांश कार्यक्रम को मनोरंजन पर ले जाकर टेक देते हैं। यह कार्यक्रम का आधार नहीं है, माध्यम हो सकता है। माध्यम में बहुत सारी चीजें उपयोग की जाती हैं, पर वो आधार नहीं हो सकती। आधार कार्यक्रम का महापुरुषों का व्यक्तित्व होता है। जब महापुरुषों के व्यक्तित्व से हम जुड़ते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो वह कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब इस कार्यक्रम को करने वाले लोगों का व्यक्तित्व क्या है, सुनने वालों का व्यक्तित्व क्या है? दोनों लोग महान हो सकते हैं, दोनों लोग, पर कब महान होंगे? जब कार्यक्रम को करने वाले लोगों का मन पवित्र हो जाए, नेक नियत से करते हो, समाज की भलाई के लिए करते हो, ना कि लोक दिखावे के लिए करें। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मैं इस कार्यक्रम को उन शोषित पिछड़े समाज को महापुरुषों के मार्ग पर लेकर जाऊंगा। जो समाज अभी तक महापुरुषों के मार्ग से वंचित है, जब ऐसे लोगों की नीयत साफ हो जाती है, तो कार्यक्रम करने वाले आयोजक लोग वो महापुरुषों के साथ अपना नाम रोशन और अमर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम जगदीश बौद्ध जी, जिन्होंने काफी मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। एक व्यक्ति इतने लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहा, इतने लोगों में महापुरुषों की जन चेतना फैलाने के लिए प्रयास कर रहा, तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि अगर कोई प्रयास कर रहा तो उसके साथ भी हमें जुड़ जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग और जुड़े हैं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, या इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए सभी अतिथियों को बुलाने में अपना सहयोग दिया। सफलता एक व्यक्ति के कार्यक्रम करने से नहीं है, सफलता तब होगी जब आप एक लोग के साथ सब लोग जुड़कर साथ सहयोग दोगे। उस कार्यक्रम को उतनी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करोगे जितनी निष्ठा, ईमानदारी, लगन से वह व्यक्ति ने शुरुआत करी है। उसे अंजाम आप लोग देंगे। अगर आप लोग उसे अंजाम तक लेकर जाते तो इस कार्यक्रम की जो सफलता है वो आपको मिल जाएगी। तो अपने भीतर देखो कि हम जिस कार्यक्रम में आए हैं उस कार्यक्रम में सहयोग देना, उस कार्यक्रम में जुटना, उसमें शामिल होना हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। ये महापुरुष कहते हैं। आज जिस महापुरुष की शहादत
जो शहीद हो गए भारत में, आज उनकी जन्मोत्सव मना रहे आप। क्यों मना रहे हैं आप? अभी हम कह देते हैं कि उन्होंने जनरल डायर को मार दिया। मारना एक विषय अलग है और आने वाली पीढ़ी को बहादुर बनाना दूसरा विषय है। कभी सोचा आपने? मारना बड़ा विषय नहीं है, पर अगले आने वाली पीढ़ी गुलाम ना बन जाए, कायर ना बन जाए, उसे बचाना जरूरी है। शहीद उधम सिंह ने आने वाली पीढ़ी के भीतर बहादुरी का वो बीजा अंकुरण कर दिया कि ये शहीद भारत में नहीं, जब जनरल डायर इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड में जाके गोली मारी, जब उसके बच्चे पढ़ेंगे, जब उसके देश के नौजवान पढ़ेंगे, तो उनके नौजवानों के भीतर भी खून शहीद वाला आ जाएगा, उनके भीतर भी खून बहादुरी वाला आ जाएगा, उनके भीतर भी खून गुलामी से लड़ने का आ जाएगा। कि मारने का नहीं, ये आने वाली पीढ़ी को बहादुर बनाने का है। और बहादुर कौमें किसे कहते? बहादुर कौमें वो होती है जो अपने का साथ कभी छोड़ती नहीं है। अगर कायर कौम होगी, डरपोक कौम होगी, लाचार बेबस कौम होगी, तो अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने रास्ते से निकल जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज में एक दूसरे की साथ देने की भावनाएं जो है, एक दूसरे के साथ चलने की जो भावनाएं हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती, वो दिखाई नहीं देती। और जब तक भावनाएं दिखाई नहीं देगी, तब तक हमारा और हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। आज इस मंच के माध्यम से तथागत बुद्ध जो कार्यक्रम पूरा जिस धरती पे हो रहा है, साकेत धरती, मंच से सुन भी लिया आपने। साकेत का मतलब बड़ा प्राचीन है, बड़ा इतिहास है इसका। साकेत दो शब्दों को कह दूं मैं, सत्य का क्षेत्र, सत्य का खेत। साकेत माने सत्य का खेत, यानी सत्य की ऐसी जगह जहां सत्य पैदा होता था, जहां सत्य की रिसर्च होती थी, जहां सच को बोलने की ताकत थी, जहां सच को कहने की हिम्मत थी। और किस में हिम्मत है? इस पूरी दुनिया में सच को कहने की हिम्मत किस में थी? वो सच को कहने की हिम्मत बुद्ध और बुद्ध के संग में थी। किसमें हिम्मत थी? इस पूरी दुनिया में सच को कहने की हिम्मत किसमें थी? बुद्ध और बुद्ध के संग में हिम्मत थी सच को सच कहने की। आप उस धरती पर बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, एहसास करना चाहिए कि हम जिस पवित्र धरती पे बैठे, वो पवित्र धरती सच की धरती है, सत्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, बुद्ध के संग की धरती है। उसी संग के साथ जो भी हुआ वो हम याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? उसे इसलिए याद कर रहे हैं कि वो जो बंजर भूमि आज से हजारों साल पहले हुई, उस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जाए, इसलिए ये मंच लगा के आप लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। ये बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाए। उपजाऊ का मतलब किस पे फसल आ जाए, फिर से बीज अंकुरित हो जाए। अगर हम बीज अंकुरित नहीं कर पाए, इस बंजर भूमि को उपजाऊ नहीं बना पाए, तो आपका आना, इस पे खर्च करना या कुछ समय के लिए अपना बैठकर चले जाना, कि कोई इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। खेत में अगर 100 बीज छींटे जाए, 90 बीज ना हो, पर 10 तो बीज लगने चाहिए, 10 तो लग जाए, तो आपके कार्यक्रम की सफलता आपको मिल जाएगी। ये सफलता कैसे मिलेगी? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कैसे सफलता मिलेगी और कैसे सफलता मिलती है। सफलता
तब मिलती है जब व्यक्ति उस सफलता को पाने के लिए आतुर हो जाए। आतुरता आनी चाहिए उसके भीतर, निष्पक्षता आनी चाहिए उसके भीतर, उसके भीतर ये लक्ष्य बन जाना चाहिए, उद्देश्य बन जाना चाहिए कि जिस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं वो कार्यक्रम मेरे लिए उद्देश्य है, ना कि केवल कोई मनोरंजन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, ये दौर और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का दौर, सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आपकी तरह ही जन्म पाते हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनकी भी संतानें हुई, उन्होंने भी आपकी तरह भोजन किया है, दुख था, पीड़ा थी, पर उद्देश्य में बिल्कुल भी कभी कंजूसी नहीं करी, अपनी समाज सेवा में कभी कंजूसी नहीं करी। व्यक्तित्व से ही समाज सेवी का पता चलता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 4 संतानें, 3 संतानें चली जाए, लोगों की संतान को बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए तो पैरों तले की जमीनें खिसक जाती है। बाबा साहब के 3 संतानें चले गए तो भी पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह अपने समाज के साथ खड़े थे। इसे व्यक्तित्व कहते हैं। डिगे नहीं बिल्कुल भी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नारे लगाते हैं, जोश आता है, पर वो जोश जुबानी जोश नहीं होना चाहिए, वो जोश आपके व्यक्तित्व का होना चाहिए कि एक एक बच्चे के भीतर बाबा साहब की क्रांति का बीजारोपण हो गया है, तो उस बीजारोपण से एक वृक्ष बन के दूसरे फल को लाने की तैयारी करो। दूसरा फल लगना चाहिए, और वो फल नहीं लगा, वो बीज अगर गल गया है, सड़ गया है, तो फिर आपके भीतर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का भी बीजारोपण नहीं हुआ। साकेत धरती, ऐतिहासिक धरती, इस ऐतिहासिक धरती को क्यों मिटाया जा रहा है, क्यों ये कार्यक्रम असफल हो रहे, उसके पीछे कहानी मैं आपको बता दूं। ये कहानी कैसे है। एक दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंजूस था, नाम था उसका कोड़ीमल। एक कोड़ी इकट्ठा करके बहुत बड़ा सेठ बन गया, बहुत बड़ा अमीर बन गया। उसके आसपास कोई और उससे ज्यादा कंजूस और उससे ज्यादा अमीर आदमी नहीं था। किसी इंटरनेशनल फकीर को उसका एक पत्र मिला, एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी में लिखा था कि फला फला राज्य में फला फला नाम का बहुत बड़ा कंजूस रहता है, आज तक उसने समाज को एक भी कोड़ी या एक पैसा दान नहीं दिया। सहयोग बिना कैसे काम होता है। हम लोग रोज सोचते, जब रोज खाना खाते हैं, एक उंगली से कोई खाना खाता है क्या? किसी ने एक उंगली से खाना खाया? आपको 5 उंगली जोड़नी पड़ती तब जाके आपके मुंह तक खाना जाता है, पेट भरता 5 उंगली के साथ। किसी चीज को तोड़ना पड़े तो 5 उंगली जुट जाती है, दोनों हाथ जुट जाते तब किसी चीज को तोड़ पाते हो। सहयोग वगैरह कार्य असफल हो जाता है। कंजूस को चिट्ठी मिली और कंजूस को चिट्ठी में लिखा, अगर आपने इस सेठ से दान ले लिया तो आपको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। सेठ अपना चल के आया, कंजूस के दरवाजे पे जाके बैठ गया। दोपहर के 12 बजे बैठा, कुंडी खटखटाई। सेठ ने अपने दरवाजे को खोलने बगैर ही रोशनदान से देखा कि बाहर उसके एक फकीर बैठा है। वो हंसने लगा। वो हंसने इसलिए लगा कि आज तक जितने भी फकीर, जितने भी भिखारी उसके दरवाजे पे आए, उसने आज तक किसी भिखारी को भोजन तो दूर की बात है, आज तक अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। लोग ऐसे प्राउड फील करते हैं जो किसी को दान नहीं देते, किसी का सहयोग नहीं करते, जो समाज की लड़ाई से, समाज के सहयोग से बचते हैं, वो अपने भीतर ही प्राउड फील करते हैं। वो बहुत बड़े बादशाह है, खुद के बादशाह। वो सेठ प्राउड फील करने लगा, ये बेवकूफ फकीर आ गया मेरे दरवाजे पे। जानते हो, जाके लेट गया। दिन के 3 बजे सेठ ने फिर कुंडी खोल के देखा तो फकीर बैठा था। फकीर से बोला कि फकीर बाबा चले जाओ, टाइम तुम्हारा यहां पे ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हो, यहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
कुछ नहीं मिलेगा। बोला फकीर जिसके दरवाजे पे गया हूं खाली हाथ नहीं गया, या तो लेकर जाऊंगा या मिट कर जाऊंगा, समाधि यही बना के जाऊंगा। मैं तो निश्चित करके आया हूं, या तो लेके जाऊंगा या समाधि अपनी तेरे दरवाजे पे बना के जाऊंगा। निर्णय तेरे को लेना देना है या समाधि बनवानी है। बोले कि फकीर तो बड़ा जिद्दी है। सेठ ने अपने सेठानी से कहा कि जाओ घर में बासी भोजन रखा होगा। ये जिद्दी सेठ है, जाएगा नहीं, मरने की धमकी दे रहा है। मर गया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, राजा फांसी पे चढ़ा देगा। तो सेठानी थाली में बासी भोजन लेकर आई। जब बासी भोजन लेकर आई तो फकीर को दिया गया। फकीर ने लेने से इनकार कर दिया और बोला कि सेठ जी बासी भोजन नहीं करूंगा। हाँ, जब आया था अगर देते सूखा रूखा बासी वो ले लेता, पर तुमने 3 घंटे मेरे बर्बाद कर दिए। 12 बजे से बैठा हो, 3 बज गए हैं, अब 3 घंटे के बाद भी बासी भोजन करो, ये मेरे स्वाभिमान को स्वीकार नहीं, ये मेरे स्वाभिमान को स्वीकार नहीं। आप सोचिए फकीर का भी स्वाभिमान होता है। फकीर भी इतने सस्ते नहीं है कि फकीर भी बासी भोजन लेकर चले जाए। बोले कि मेरे स्वाभिमान को स्वीकार नहीं है, अगर खाना ही देना है तो ताजा भोजन खिलाया जाए। सेठ ने बोला ये कौन सा पागलपन है, मैंने बासी तक किसी को नहीं दिया, तुम्हें ताजा कैसे खिला दूं। बोला कि कोई बात नहीं, समाधि की तैयारी। बोला सेठ सोच ले समाधि बनेगी। 6 बज गए शाम के और देखा तो फकीर वहीं लेटा बेचारा, शरीर हाँपने लगा उसका, फकीर का लगता कि मर जाएगा। सेठ ने सेठानी से कहा कि जल्दी से भोजन तैयार करो, अगर मर गया बदनामी हो जाएगी, राजा फांसी पे चढ़ा देगा, सारी धन दौलत हमारी लूट के ले जाएगा। ताजा भोजन बनाया गया और ताजा भोजन बनाया गया फकीर को खिलाने के लिए जब दिया गया तो फकीर ने कहा यह भोजन अब मेरे किसी काम का नहीं। 3 घंटे और लेट हो गए, 3 घंटे और लेट हो गए, भोजन मेरे काम का नहीं, 3 घंटे पहले देते तो ले लेता। स्वाभिमान होता है, समय समय की बात है, समय गया तो कोई किसी चीज की अहमियत नहीं रहती। बोला जब फकीर तो सेठ कहता तो क्या लोगे। बोला देना है तो अनाज की 5 बोरियां मुझे दे दे। कहा एक बार भोजन की 5 बोरियों पे बात चली गई। सेठ हैरान हो गया, एक वक्त के भोजन की बात से 5 बोरी अनाज कैसे दूं, जिसको अनाज का दाना ना दिया हो किसी को, वो 5 बोरी कैसे दे दे। पर जिद्दी फकीर, जिद्द के सामने बड़े बड़े अहंकारी लोग, बड़े बड़े हिमालय, बड़े बड़े ताकतवर लोग भी घुटने टेक देते हैं। ये संकल्प की बात होती है, उसके निडरता की बात होती है, उसके स्वाभिमान की बात होती है, या जिद की बात होती है। फकीर लेट गया ऐसे रात के 9 बजे। जब रात के 9 बजे तो मुंह से आवाज आई कि अंतिम सांस चल रही है, अंतिम मौका बजा। सबके जीवन में एक अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है। मैं अंतिम अवसर की बताऊंगा बुद्ध की कहानी कि अंतिम अवसर सभी के जीवन में आता है। फकीर ने कहा सेठ से कि अंतिम मौका मिला, इस अंतिम मौके को चूक गया तो समझना मेरी समाधि बनेगी और तेरी बर्बादी का दौर शुरू। जानते हो फकीर वो सेठ भागा भागा आया, सेठानी को कहा, सेठानी ने घर के नौकर से कहा, नौकर को कहा कि जाओ अनाज की 5 बोरी निकालो, इस फकीर को तो यहां से भगाओ। जानते जब 5 बोरी अनाज दिया गया, अंतिम सांस चल रही थी, अंतिम सांस चलते समय भी फकीर ने हाथ हिलाया, ये 5 बोरी लेने का भी समय निकल गया। अंतिम सांस। मैं आपको एहसास करा व्यक्ति के बदलने का, व्यक्ति का स्वाभिमान, अंतिम सांस भी चल जाए, स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए, जमीर नहीं गिरना चाहिए। जहां शहीद उधम सिंह की बात कर रहे, शहीद उधम सिंह उस जगह जरा अंतिम सांस, फिक्र भी नहीं है कि तुम्हें गोली लगेगी, मारना दूसरी बात है, पहले गोली सीने पे लगेगी। पर स्वाभिमान की लड़ाई पीछे नहीं हट सकते। अंतिम सांस रह गई, फकीर ने 5 बोरी अनाज लेने से मना कर दिया और ये कहा बस अंतिम सांस है, मर जाऊंगा
तो जानते हो सेठ ने घुटने टेके हाथ जोड़े बोला कि बाबा चाहिए क्या तुम्हें? बोला चाहिए ये अपने गांव में 2 कुएं खुदवा दो। कितने? 2 कुएं खुदवा दो। तो जानते हो सेठ कहता हाथ जोड़ के बाबा बस 2 ही खुद जाएंगे, 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा। अगर 2 को मैंने नकार दिया तो 10 बोल देगा, हो सकता है नहर ना खुदवा दे। अभी तो कुएं की बात चल रही है। मजदूर लगवा दिया सेठ ने जाके, 2 कुएं खुद के तैयार, दोनों कुएं की बाउंड्री पानी निकल के आ गया। फकीर ने सेठ से कहा कि मैं जा रहा हूं भारत भ्रमण पे, मैं भारत भ्रमण पे जा रहा हूं, एक कुआं मेरा और एक कुआं इस राज्य के लोगों का, इस राज्य के लोगों का एक कुआं है और एक कुआं मेरा है, और मेरे कुएं को ऊपर से ढक दिया जाए, और ये जो दूसरा कुआं है इसका पानी राज्य के लोगों के लिए पीने के लिए खोल दिया जाए। राज्य के किसी व्यक्ति को पानी पीने के लिए इनकार मत करना, और मेरे कुएं की 1 बूंद निकल ना जाए, ध्यान रखना। अगर 1 बूंद कम हो गई तो तुझे पता है कि 1 बूंद से समुद्र मांग लूंगा। बोला कि बाबा चिंता मत करो, पहरा खुद दूंगा, 1 बूंद नहीं निकलने दूंगा। जानते हो फकीर चला गया भ्रमण पे, 1 साल के बाद लौट कर आया। जब 1 साल के बाद लौट कर आया और सेठ से कहा कि मेरे कुएं को खोला जाए, जब कुआं खोला गया, कुएं से जिससे ढका था वो हटाया गया, तो जब झांक कर देखा कुएं के भीतर, तो कुएं के भीतर पानी की बूंद तो कम होने की बात दूर की, उसमें 1 बूंद पानी नहीं था। और जब 1 बूंद पानी फकीर को नहीं दिखा तो सेठ को हार्ट अटैक आ गया। बोला था कि 1 बूंद कम हो जाए तो समुद्र मांग लूंगा, इसको तो 1 बूंद भी नहीं बचा। सेठ को हार्ट अटैक आया, पैर पकड़ लिए, फकीर के बोला बाबा मेरी कोई गलती नहीं है, पूरा समाज से पूछ लो, पूरे गांव से पूछ लो, इसमें से किसी ने 1 बूंद पानी नहीं निकाला। हाँ जो ये दूसरा कुआं है सभी लोग इसी से पीते थे। अब जब फकीर ने उसमें झांक कर देखा तो उसमें पानी उतना ही था जितना 1 साल पहले था, उसमें 1 बूंद पानी कम नहीं हुआ। अब जानते हो बहुत, अब जो शिक्षा की बात है वो अब सुनने वाली है। तो जानते हो फकीर ने क्या कहा सेठ से कि सेठ दिमाग में कुछ आया तुम्हारे? बोला कुछ समझ में नहीं आया। आपके समझ में आया कुछ? भी आया कुछ समझ में? अगर आ गया तो समझ लो अंतिम बात। तो सेठ को फकीर कहता है कि सेठ समझ में बात आई, तो सेठ कहता अभी समझ में नहीं आई। तो फकीर ने कहा कि जिस कुएं की बूंद किसी के काम नहीं आई, जिस कुएं की पानी की बूंद किसी के काम नहीं आई, वह पानी किसी भी काम का नहीं, वो सूख गया, वो किसी के काम का नहीं बचा, सूख गया। और जो पानी सभी के काम का था, सभी पीते थे, सभी उससे अपने घर के काम करते थे, भोजन बनाते थे, उस कुएं की बूंद पानी कम नहीं हुई। देने वाले का मान, देने वाले का सम्मान, देने वाला का यश, देने वाले की प्रतिष्ठा, देने वाले की प्रसिद्धि कभी कम हुआ नहीं करती।